नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। शाम के 5 बजने वाले हैं और वक्त तो चला दंगल का। मान गया चीन, लेकिन कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी को क्यों नहीं हो रहा यकीन? आज का दंगल इसी बड़े सवाल पर होगा। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में ऐलान किया था कि पूर्वी लद्दाख में लगभग 10 महीने से बना तनाव अब दूर हो रहा है, क्योंकि चीन फिंगर 8 के अपने स्थायी बेस पर लौट रहा है और भारत फिंगर 3 पर अपनी स्थायी चौकी पर लौटेगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि भारत अपने फिंगर 4 के इलाके से पीछे हट रहा है। हालांकि इसका जवाब रक्षा मंत्रालय की ओर से आया, जिसमें कहा गया कि भारत का इलाका तो वो भी है जो 1962 से चीन के कब्जे में है, अभी तो सिर्फ फॉरवर्ड पोजीशन को हटाकर पहले की स्थिति बनाई गई। ऐसे में सवाल उठ खड़ा हुआ है कि चीन के मसले का सच क्या है? क्या राहुल गांधी सियासी वजहों से चीन के मसले पर सरकार से टक्कर ले रहे हैं? एक बात और गंभीर है कि भारत चीन के बीच मौजूदा समझौते में भारत पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर भी यथास्थिति बनाने को राजी हो गया, जहां पिछले साल अगस्त में भारत ने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसे में क्या चीन को लेकर राहुल के हमले सही हैं, या फिर चीन को लेकर सिर्फ तू मैं की राजनीतिक लड़ाई बन गई है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताते हैं दंगल में आज मेहमान कौन कौन से हमारे साथ। एक इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने दें। नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की जमीन चाइना को दी, ये सवाल। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के फिंगर 8 की ओर चीनी सेना के लौटने को मोदी सरकार कामयाबी के तौर पर गिना रही है, लेकिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इसे ही पीएम मोदी का चीन के सामने झुकना कह रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार की निगोशिएटिंग पोजीशन चाइना के साथ स्टेटस को एंटी 2020, अप्रैल 2020, उसको सरकार भूल गई, उसको छोड़ दिया, उसको फेंक दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। पिछले साल अप्रैल से अब तक पूर्वी लद्दाख के फिंगर इलाके में तनातनी थी, लेकिन भारत चीन समझौते के मुताबिक चीन फिंगर 8 की पूर्व के अपने बेस पर लौट रहा है, तो भारत फिंगर 3 के अपने स्थायी बेस पर तैनात होगा। लेकिन राहुल का दावा है कि यह स्थिति का बहाल होना नहीं, क्योंकि भारत की पोजीशन फिंगर 4 तक है। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। यह पहली बात। हालांकि राहुल के इन बयानों के बाद रक्षा मंत्रालय का बयान आया है। बयान में कहा गया है कि यह कहना कि फिंगर 4 तक भारतीय इलाका है तथ्यात्मक तौर पर गलत है। भारत का इलाका 43,000 वर्ग किलोमीटर उस जमीन तक है जहां 1962 से चीनी कब्जा है। यहां तक कि एलएसी भारत के मुताबिक फिंगर 8 तक है, फिंगर 4 तक नहीं। मौजूदा समझौता सिर्फ फॉरवर्ड तैनाती को हटाने और अपनी अपनी स्थायी पोस्ट पर लौटने का है। भारत ने इस समझौते में कोई इलाका नहीं गंवाया और यथास्थिति में बदलाव से रोका है। जमीन चीन को दिया है, उनका दादा से जाके बात करने के लिए बोलना, जवाहरलाल नेहरू साहब से। कौन कह रहे, कौन देशभक्ति है, सभी देश की जनता को। वैसे भारत चीन समझौते में फिंगर इलाके के साथ साथ पैंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर भी पहले की स्थिति बरकरार करना शामिल है। पिछले साल अगस्त में भारत ने पैंगोंग के दक्षिण में 6 अहम चोटियों पर पोजीशन जमा ली है। इसीलिए राहुल वहां से भारत के लौटने पर भी सवाल उठा रहे हैं। साथ ही उन्होंने भारत चीन तनाव के दूसरे इलाकों की स्थिति को लेकर सरकार को घेरा है। दूसरी बात, जो स्ट्रेटेजिक एरिया है डेप्सांग प्लेन्स का, जहां चाइना अंदर आया है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला डिफेंस मिनिस्टर ने। वहां बैठे हुए हैं,
गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में एक शब्द नहीं बोला, वहां बैठे हुए हैं। सच्चाई यह है कि हमारी जो पवित्र जमीन है नरेंद्र मोदी ने चाइना को दी है। यह सवाल है, इसका जवाब दीजिए। राहुल सरकार को घेर रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में कहा था कि पेंगोंग इलाके में डिसएंगेजमेंट के बाद अन्य मुद्दों पर चीन से बात होगी। जम्मू से सुनील जी भट्ट, दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, आज तक। तो आपको बताएं कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान हैं। उसके पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के बयान के लिए उन पर निशाना साधा है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कहा है कि राहुल गांधी का बयान असल में देश की सेनाओं का अपमान है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राहुल पर पलटवार करते हुए यह बात कही है कि राहुल का बयान देश की सेना का अपमान है। सेना के हटने की बात कहकर देश का अपमान कर रहे हैं राहुल गांधी। ये बात जेपी नड्डा ने ट्वीट करके कही है अब से कुछ देर पहले, और यह भी कहा कि भारत की कोई जमीन छोड़ी नहीं गई है। क्या चीन और कांग्रेस के भीतर कोई समझौता है? नई प्रक्रिया में जमीन को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन भ्रष्ट और कायर खानदान ने चीन को दे दी थी। ये सारी बातें जेपी नड्डा ने ट्वीट करके अब से कुछ मिनट पहले लिखी है, और राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस सर्कस का नया संस्करण जेपी नड्डा ने करार दिया है। तो यह बड़ा बयान बीजेपी के अध्यक्ष का ट्विटर के जरिए उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। जफर इस्लाम हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं। अभय दुबे हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड संजय कुलकर्णी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। और मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ। बहुत दिन के बाद स्वागत है आप दोनों का दंगल में। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है जफर इस्लाम, कि अगर राहुल गांधी को आप खुद ये कहते हैं, जेपी नड्डा साहब को मैं सुन चुका हूं, वो कह रहे थे कि सीरियसली क्यों लेते हो राहुल गांधी को, तो फिर ट्वीट करके जवाब क्यों देने की जरूरत पड़ती है कि राहुल गांधी बोले तो उस पर ट्वीट करके जवाब भी देना है? नहीं, देखिए, ट्वीट करके जवाब देने का मतलब रोहित जी ये है कि देश की जनता को हर जगह भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देश की जनता को हकीकत जाननी चाहिए। हकीकत यह है कि चाइना की फोर्स आर्मी जो है वो अपने बेस में जा रही है, हिंदुस्तान की आर्मी अपने बेस में आ रही है। और उसने सोचा था, चाइना ने, मैं आपको खुल के कह रहा हूं, चाइना ने सोचा था कि उस ठंड -24, -30 और जब हवा चले तो -40 के डिग्री में हिंदुस्तानी फौज नहीं टिक पाएगी, इसलिए कि पोजीशन में स्ट्रेंथ में चोटी पे थी हिंदुस्तानी फौज, नहीं टिक पाएगी। लेकिन देश की आप जवानों को सल्यूट करिए, देश को सल्यूट करना चाहिए उन जवानों को जो कि इनकी जितनी भी सोच थी सबको गलत उस पर पानी फेर दिया और वहां दस्त रहे और मुकाबला करते रहे। ऐसे में चीन ने भी सोचा, और हमारी तरफ से जो डिप्लोमेसी चल रही थी, डिप्लोमेटिक बात हो रही थी, डिप्लोमेटिक एफर्ट जो जारी था, उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों जो है वापस अपने अपने बेस पे जाएंगे और जो है डिसएंगेजमेंट शुरू हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं कि कुछ और इलाके में, अरे भाई पहले गलवान को हम लोगों ने रिजॉल्व किया, अब इसको रिजॉल्व किया, आगे जो एक दो चीज छोटी मोटी चीज है उसको भी रिजॉल्व कर लेंगे। 48 घंटे जब पूरा डिसएंगेजमेंट हो जाएगा तो 48 घंटे के बाद फिर से बात शुरू होगी, जो आउटस्टैंडिंग इश्यूज है उसको भी हम लोग एड्रेस कर लेंगे। लेकिन ये कहना कि जमीन दे दिया, सिर्फ मिसलीडिंग, उसके 1 इंच भी जमीन नहीं दिया, अपने बेस में दोनों जा रहे हैं। हमने उनको जो अपने जवानों को जितनी भी तारीफ कीजिए कम है, इसलिए कि उन्होंने डट के मुकाबला किया था। जो ईंट का जवाब ईंट से देने के ताकत रखने का जो जज्बा था वो उन्होंने दिखाया। इसलिए चाइना ने भी सोचा कि 10 महीने बाद कोई फायदा नहीं है, जो हमारे डिप्लोमेटिक एफर्ट्स का फायदा नतीजा निकला, हमने नेगोशिएट किया और हमने कहा सबसे पहले कोई भी बात। और दूसरी बात आपको एक और बहुत अहम बात बताते हैं, ये सिर्फ वहां नहीं, वो सिर्फ वहां नहीं रोहित जी, देश ने डिसाइड किया था कि पहले जैसे होता था वैसे नहीं, देश जो है मजबूत देश है हिंदुस्तान, हर जगह पर रिलेशनशिप में इंपैक्ट होगा। और रिलेशनशिप में इंपैक्ट आपको देखा, कितने ऐप बंद कर दिए हमने, इंपोर्ट वहां से बंद कर दिया हमने, उनको ट्रेड पे जो है सीधे ट्रेड पे तो राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झूठ बोल रहे हैं क्या? चाइना को महसूस हो, झूठी नहीं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, इसलिए कि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। आपको सदन में जाके आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बोला, वो सच्चाई बताया। और आपको गर्व होना चाहिए अपने जवानों पे, अपने फोर्सेस पे।
जिन्होंने जिस तरह की ताकत दिखाई, आज अगर देश इस पोजीशन में है कि नेगोशिएट कर पाया, उसकी वजह तो जवान को दीजिए आप। उन जवानों की ताकत की वजह से हम सरकार जो है वो नेगोशिएट कर पाई, और उसका फायदा जो आपके सामने है कि हमने बिना कुछ खोए सब कुछ पाया, बिना कुछ खोए अपने अपने बेस पे जा रहे हैं, और डिसएंगेजमेंट परसों ही से शुरू हो गया। आप देखिए पहले टैंक, और एक बात और बताता हूं रोहित जी, सर, ये उस तरह का डिंगेजमेंट नहीं है, ठीक है, कि आप बोल दिया और होता जा रहा है, हर चीज का मॉनिटरिंग हो रहा है, ठीक है, इस तरह का एंगेजमेंट हो रहा है कि एकदम डिटेल में है कि किसको पहले टैंक जाएगा, पहले वो जाएगा, और सबकी मॉनिटरिंग हो रही है, और उसके साथ किया जा रहा है। ठीक है। अभय दुबे वो कह रहे हैं सरासर झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी। मैं मुखौटा उतार देता हूं भी 3 मिनट में इनका। भारत का गौरव दांव पर लगा तो भारत मां के सच्चे सपूतों ने अपना शीश देकर भारत का सौभाग्य अपने लहू से लिख दिया, रोहित सरदाना जी। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और हित साधने के लिए भारत के सामरिक हितों से समझौता कर रही। मैं क्यों? आज भी मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपना स्टेटमेंट दिया, उन्होंने देखिए रोहित जी ने चुप कराई, तो पूरी डिबेट में बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि वो जमाना चला गया जब अपनी जमीन दे देते थे। अब आप अपने जवानों को प्रधानमंत्री ने भी तारीफ की है कि विपक्षी सरकार को सुनती है और सरकार विपक्ष को सुनती है। तो कम से कम एक बात भाई जफर साहब, आपने बोला वो सुनते रहे ना लगातार, उन्होंने कोई टीका टिप्पणी आपके बीच में नहीं की, तो कम से कम उनको पहला कमेंट पूरा तो करने दीजिए। रक्षा मंत्रालय ने आज बयान दिया कि ओवर परसेप्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। नहीं साहब, 12 दिसंबर 1960 को 18 राउंड की टॉक हुई, और उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है यह भारत की सरकार को जानना चाहिए कि तय हुआ, जिसके दस्तावेज आपके पास हैं, जिसमें तय हुआ कि लॉन्जिट्यूड 78 डिग्री 49 मिनट ईस्ट और लेटीट्यूड 33 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ, यह होता है फिंगर 8। फिंगर 8 तक हम थे, 8 किलोमीटर अंदर चीन को घुसा दिया, एक नया बफर जोन बना दिया। आपने सुना है फिंगर 4 कह रहे थे इनके सरकार मालिक, ये और फिंगर इस 8 कह रहे सरकार ने हैं। ये कुचेष्टा की कि अब हम फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग नहीं कर सकेंगे एलएसी के हमारे हिस्से में। मैं पूछना चाहता हूं दौलत बेग ओल्डी का वो वाई जंक्शन जहां पेट्रोलिंग पॉइंट 10 और 13 कटते हैं, जहां पर चीन की सेना काबिज है, वहां पर हम नहीं जा सकते, वो एलएसी के हमारे हिस्से में। हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15, गोगरा पोस्ट पेट्रोलिंग पॉइंट 17 है, गलवान पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये एलएसी के हमारे हिस्से में है जहां चीन काबिज है, और हमारे को पेट्रोलिंग के लिए रोक दिया गया। इससे बड़ा और बहुत गंभीर अपराध इन्होंने क्या किया है। 1 मिनट 10 सेकंड और दीजिए। नवंबर के महीने में जब 8वें राउंड की बात हुई थी, तो सारे मीडिया हाउसेस ने रिपोर्ट पब्लिश की कि इनका जो एग्रीमेंट है वो लीक हो गया है, और सभी विशेषज्ञों ने कहा कि भारत की बहुत बड़ी भूल होगी कि कैलाश रेंज में जो हमने अचीव कर लिया है, गुरंग हिल, रेजांग नाला, रेची नाला, जिन स्थितियों पर हम आ गए हैं वो बहुत डोमिनेटिंग है, और चाइना को हम यहां से दबा सकते हैं। हमको कभी भी इन पोजीशंस को छोड़ना नहीं चाहिए। ग्लोबल टाइम्स ने 3 महीने पहले ये छापा था अपने अखबार में कि हम किसी भी सूरत में साउथ ऑफ पेगोंग सो भारत से खाली करा कर रहेंगे। अपनी संसद पे भरोसा नहीं करते हैं जी, ग्लोबल टाइम्स का तो कसम खाने लगते हैं बैठ के टीवी पे। चीन के आगे घुटने टेक दिए जी। आप अपने देश की संसद में खड़े होकर रक्षा मंत्री बोल रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन ग्लोबल टाइम्स की कसम खा के बोलने लगते हैं। चक्कर क्या है? सुनिए ना रोहित जी, बहुत नहीं, ये ग्लोबल टाइम्स का चक्कर क्या है? मुझे ये बताइए पहले तो आप, ये ग्लोबल टाइम्स की कस्में क्यों खाते हैं आप बैठ के? आपको ग्लोबल टाइम्स में ज्यादा यकीन है बजाय अपने देश के रक्षा मंत्री के? नहीं रोहित सरदाना जी, देखिए गलत बात मत कीजिए। नहीं, मैं गलत बात नहीं कर रहा, आपने जिक्र किया इसलिए पूछ रहा हूं। आपने कहा ग्लोबल टाइम्स इसलिए पूछ रहा हूं, आप हवाला नहीं देते, मैं नहीं पूछता। ग्लोबल टाइम्स ने जो राजनाथ जी ने कहा है, और मीडिया ग्लोबल टाइम्स इसलिए कि इनका कांग्रेस पार्टी का चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जफर साहब है कि नहीं? सैयद जफर इस्लाम, ये गलत तरीका किया है। एक मिनट, राजनाथ सिंह जी ने जो हाउस में डिस्क्लोज किया वर्ड टू वर्ड वो छपा हुआ है। रोहित सरदाना जी, ये कैसे हुआ आप बताइए तो सही। और वही काम किया जो चाइना चाहता था। मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना मुझे। आपको अपने रक्षा मंत्री पे भरोसा है या चीन की सरकार के मुखपत्र पे भरोसा है? किस पे ज्यादा यकीन है आपको? दोनों ने एक ही बात कही। आपको यकीन किस पे है? आपको यकीन किस पे है?
ये तो घुटने टेक दिए ना। आपको यकीन किस पे है? घुटने टेक दिए। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि आप अपने देश की सेना का अपमान कर रहे हैं। आपके देश की सेना आप खुद कह रहे हैं कि मजबूत स्थिति में थी। आपके देश की आप खुद कह रहे हैं सेना ने दबा के रखा था चीन को। आज आप खुद ही बैठ के यहां कह रहे हैं कि हमारे देश की सेना ने घुटने टेक दिए। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, सेना आहत है इस बात से, आप जानते हैं। आपको कहा कि किसी ने, विशेषज्ञ आपको कहा कि किसी ने 8 और 9वें दौर की बातचीत में इतना समय क्यों लगा बताइए आप? मैं विश्वास रखिए अभय जी, मुझे अच्छा लग रहा है कि देश की जमीन को लेकर आपको इतना प्रेम आज उमड़ रहा है, लेकिन देश जब जब आपसे पूछता रहा कि कितनी जमीन आपने दे दी थी तो आपके पास जवाब नहीं होता था कभी भी। आज आप कह रहे हैं कि साहब यहां से यहां तक की जमीन दे दी। आज आपके पास इंच इंच का हिसाब है। हजारों हजार स्क्वायर किलोमीटर देश की जमीन आपने गवा दी अपनी सरकारों के समय में। उस वक्त आपको हिसाब नहीं याद आता था। कमजोर नहीं किया हमने। उस वक्त आपको याद नहीं आता था जब इस देश के प्रधानमंत्रियों पर यह आरोप लगा कि उन्होंने कहा कि बंजर और बेकार पड़ी जमीनों के लिए भारत और चीन की सेनाओं को क्यों खपाया जाए। भूल गए वो बातें आप। हमने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अभी पूछ लेता हूं सर, यहाँ दो फौजी बैठे हैं ना, दो फौजी बैठे हैं ना, मैं पूछ लेता हूं। मुझे नकली फौजियों से पूछने की आवश्यकता नहीं है ना, असली फौजी यहाँ पर बैठे हैं। आखिरी 10 सेकंड देखिए, ये वही दोहराया जा रहा है जो डोकलाम में हुआ है। डोकलाम में भी हमको ये कहा गया कि डिसएंगेजमेंट हो गया। आपके हिसाब से तो सारा हिंदुस्तान चला गया, केवल दिल्ली बची हुई है। आपके हिसाब से तो सारा हिंदुस्तान चला गया, केवल दिल्ली बची है जहां पर मैं बैठे। हिंदुस्तान को बेचने पर आमादा है रोहित सरदाना जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। यही तो दुख दर्द है। चीन को न सिर्फ सीमा की सरहदों की हदें पार कराई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपका प्यार भारत की जमीन के लिए कि हाय इतनी जमीन दे दी है। उसका हिसाब है जो आप देके बैठे हुए हैं, जिसको आज तक वापस ले पाने की स्थिति नहीं बन पा रही है। हिसाब है कोई उसका या नहीं है? हिसाब है। दृढ़ता से युद्ध लड़े। युद्ध दो देशों में होता है, लेकिन सेना का मनोबल तोड़ के बगैर युद्ध लड़े। जमीन कहां है? जमीन दे देना। जमीन किसके कब्जे में है? वो जमीन किसके कब्जे में है आज, जिसके लिए आप दावा कर रहे हैं कि हमने युद्ध लड़ा है? किसके कब्जे में जमीन है? कनेक्शन कट गया, आपका वापस आऊंगा तब आपसे पूछूंगा। मेरे साथ दो सरकार से पूछिए। हाँ सर, आपका चेहरा दिखना बंद हो गया अभय जी, वापस आता हूं अभी। उसके पहले दो ऐसे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो उस जगह की हकीकत को जानते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, क्या भारत ने घुटने टेक दिए? क्या भारत ने अपनी जमीन चीन को गिफ्ट दे दी है और भारत ने यह मान लिया कि ठीक है साहब हम पीछे ही रहेंगे, आप पूरा एंजॉय कीजिए इस इलाके को? अब यह कहना जायज है कुलकर्णी साहब? रोहित, जय हिंद। सबसे पहली बात, थोड़ा सा इतिहास मालूम होना बहुत जरूरी है। मैं ए पॉलिटिकल हूं, मुझे किसी भी पार्टी से लेना देना नहीं है। फौज को भी किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। फौज भी ए पॉलिटिकल है। जो भी सरकार है उसके लिए फौज काम करती है, क्योंकि सरकार देश की है और फौज देश के लिए है। इसमें सबसे पहली बात समझना चाहिए। ये कहना ये पार्टी वो पार्टी, मेरे को नहीं मालूम है सब। अब जहां पे तथ्य की बात है, जो तथ्य है, जो पूरा एरिया अक्साई चीन तक का पूरा एरिया हिंदुस्तान का है, इसमें कोई शक नहीं है। 1950 में चीन हमारा पड़ोसी बना, उससे पहले चीन हमारा पड़ोसी नहीं था, तिब्बत हमारा पड़ोसी था। और 1950 में जब पीआरसी ने 1949 में, उसके बाद जब पीआरसी आया पावर में माओ सेतुंग के नीचे, उसके बाद तिब्बत और सिंकियांग प्रोविंस उन्होंने जोड़ा। उसमें अक्साई चीन और इसके धीरे धीरे करके उन्होंने लिया है। जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि 43,000 स्क्वायर किलोमीटर चीन के कब्जे में है, वो 1950 से लेकर के 1962 तक हमने इतना एरिया जो है चीन ने उसके ऊपर कब्जा किया। अब बात आती है फिंगर 8, जो स्पेसिफिक की बात हम करेंगे, आज की बात करेंगे हिस्ट्री को अलग रखते हुए। हमारा जो परसेप्शन एलएसी का है वो फिंगर 8 है, इसमें कोई शक नहीं है। जो चीन का परसेप्शन है वो फिंगर 4 है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हम लोग फिंगर 8 तक जाते थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। वो फिंगर 4 तक कोशिश करते थे आने की, उसमें भी कोई शक नहीं है। ये जो फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में जो एरिया है, वो परसेप्शन के कारण हमारे परसेप्शन में एलएसी फिंगर 8 तक जाती है, उनके परसेप्शन से फिंगर 4 तक जाती है। अब ये जो एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, फिंगर 3 फिंगर 2, जो हम लोग धन सिंह थापा में लोकेटेड हैं, वो फिंगर 8 के ईस्ट में सिरजाप 2 हो, 1 हो, खुनार फोर्ट हो, कहीं पर वो उधर लोकेटेड है। क्यों फिंगर 8 फिंगर, हम लोग क्यों नहीं फिंगर 7 और फिंगर 6 की बात कर रहे हैं, क्यों फिंगर 8 की बात कर रहे हैं? इसलिए कि परसेप्शन फिंगर 8 है।
अब जो समझौता हुआ है वो फिंगर 8 के ईस्ट में जाएंगे, यानी कि सिरजाप 2, सिरजाप 1 या खनाक पोर्ट उधर जाएंगे। हम लोग अपने धनसिंह थापा पोस्ट जो हमेशा हमारा था, हमारा है और वहां पर हम मौजूद हैं। तो हम लोग अभी जब तक कि समझौता पूरा होता नहीं है, डिसएंगेजमेंट पूरा नहीं होता है, फिंगर 4 और फिंगर 8 के बीच में कोई भी पेट्रोलिंग नहीं करेगा, कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्टिविटी नहीं करेगा। और इस दौरान धीरे धीरे करके जो भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो भी आदमी हैं, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको तोड़ा जाएगा। जो चीन ने बनाया है, अगर हमने भी बनाया है, वो भी तोड़ा जाएगा। हम लोग धनसिंह पोस्ट में आ जाएंगे और वो फिंगर 8 के ईस्ट में चले जाएंगे। इस देश का आम आदमी जो आपको देख रहा है टीवी पर, वो बड़ा बेसिक सा आपसे एक चीज जानना चाहता है, वही मैं पूछ रहा हूं। क्या भारत ने अपनी जमीन चीन को दे दी है इस समझौते के मुताबिक, जैसा कांग्रेस का आरोप है? रोहित नहीं दी है, रोहित नहीं दी। मुझे पूछने दीजिए एक प्रश्न सिर्फ इनसे। चलिए आप एक प्रश्न सिर्फ। अभय जी आप पूछ लीजिए, आप इनसे ज्यादा मुझे जानिए तो आप पूछ लीजिए। आप बार बार कह रहे हैं कि चीन का परसेप्शन और भारत का परसेप्शन, क्या यह सही नहीं है कि 18 दौर की बात के बाद 12 दिसंबर 1960 को एक एग्रीमेंट हुआ जिसके दस्तावेज आज भी भारत सरकार के पास मौजूद है, और जो मैंने अभी लॉन्जिट्यूड और लेटीट्यूड्स बताए हैं वो डिफाइन किए गए हैं और वो फिंगर 8 पर थे। इसलिए चाइना का परसेप्शन का, इंडिया के परसेप्शन का प्रश्न नहीं है। LAC जो है वो डिफाइन हो चुका है कि फिंगर 8 से फिंगर 8 तक भारत का हिस्सा है। अब ये नया बफर जोन 8 किलोमीटर अंदर क्यों तय किया गया, जबकि वहां तक पेट्रोलिंग होती थी? फिंगर 4 पर 1994 में कारगिल युद्ध का फायदा उठाते हुए चाइना ने एक रोड बना लिया। जवाब, लेकिन सवाल तो खत्म कीजिए। हाँ, आप सवाल बता रहे हैं तो ये आप बताइए, परसेप्शन का प्रश्न है ये या डिफाइंड है? वो जवाब तो दे रहे हैं आपको, हालांकि वो इसका जवाब दे चुके हैं, फिर दोबारा समझाने की कोशिश करते हैं। बताइए रोहित जी, अभय जी जो बोल रहे हैं 1960 का जो कह रहे हैं, उसके बाद 1962 में जो धनसिंह थापा पोस्ट है, धनसिंह थापा को कोनार्क फोर्ट जो कि अपना जो पेंगांगसो लेक है, जो 135 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा है, उस कोने में है जो हम लोगों को नजर आता है। तो 1960 की जो आप बात कर रहे हैं, 1962 में हमने वो गंवा दिया कोनार्क फोर्ट, जहां पे धनसिंह थापा जी को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिसके नाम पर आज धनसिंह पोस्ट है जहां पे हम लोग मौजूद हैं, उनको वहां पे परमवीर चक्र मिला। तो वो हम लोगों ने 1962 की लड़ाई में गंवा दिया, इसमें भी कोई शक नहीं है। जहां परसेप्शन की बात आती है, उनका क्लेम लाइन 1, क्लेम लाइन 2, इसमें बहुत चीजें हैं। इतिहास में अगर जाएंगे, जॉनसन लाइन है, मैकडोनल्ड लाइन है, मैकडोनल्ड लाइन है, तो बहुत सारी क्लेम लाइन्स हैं। और आज तक मैं अभय जी को बड़े नम्रतापूर्वक कहूंगा, आज तक दोनों देशों के बीच में कोई भी नक्शा एक्सचेंज नहीं हुआ है। जो कुछ भी है परसेप्शन पे ही चल रहा है। अभी भी कोई ऐसे जमीन पे कोई लाइन नहीं ड्रॉ की है, परसेप्शन है। जो आप कह रहे हैं पेट्रोल पॉइंट है, अब पेट्रोल पॉइंट में हमने बुर्जी बना रखी है, यानी कि पेट्रोल पॉइंट 15 ये है, 17 ये है, 17 अल्पा ये है, देपसांग में ये है। तो पेट्रोल पॉइंट जो है ये बने हुए हैं। अब दयाल साहब ब्रेक के पहले आपकी बात नहीं ले पाए, लेकिन आपने 3 मेहमानों को सुना। बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या भारत ने घुटने टेके? क्या भारत ने अपनी जमीन चीन के हवाले कर दी है? देखिए रोहित, मैं समझता हूं इस सवाल को घुटने टेकने, ये सब पॉलिटिकल भाषाएं हैं और इसमें अगर आप हम सबको ना इन्वॉल्व करें तो बेहतर हो। सर हम करना नहीं चाहते, मैं आपसे 100% सहमत हूं, लेकिन दिक्कत यह है कि पॉलिटिकल बिल्कुल डिस्कोर्स में अब इस चीज को ऐसा हथियार जब बना लिया गया है, तो एक्सपर्ट तो आप ही लोग हैं, आप ही से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल रोहित, हम अपने एक्सपर्ट व्यूज देंगे। देखिए बिल्कुल आपको, देखिए 70 साल से हमारे और चाइना के बीच में ये एक मुद्दा है जो कि 70 साल से परेशान कर रहा है। और 1962 में कल भारत के रक्षा मंत्री ने पार्लियामेंट पे बहुत अच्छी 3 बातें बोली। पहली ये आप बोली कि 1950 के अंदर जो जहां से विवाद शुरू हुआ, जो ऐतिहासिक ट्रीटीज थी, उनके हिसाब से ये जो पूरा का पूरा इलाका हमारा है, हमारा था। मतलब 1950 की ट्रीटी, दैट मीन जो पुरानी ट्रीटीज थी वो वैलिड थी और उसके हिसाब से इलाका हमारा था। दूसरी बात, 38,000 किलोमीटर उसने 1962 में हथियार लिया, जो पूरा भारत बोलता है, मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हो, सब बोलते हो। तीसरी बात उन्होंने बोली कि 1993 में हमने एक प्रयास किया 1993-1996 की ट्रीटी के तहत, जिसका चाइना ने उल्लंघन किया, और 2020 में खासकर मई के बाद 1 अप्रैल के बाद उसने उसमें ट्रांसएग्रेशन की, उसने जो है पूरी की पूरी प्रयास किया और उसने पूरी वायलेशन की है उन ट्रीटीज का। ये 3 बड़ी अच्छी बात है और मैं यहीं से बात स्टार्ट करूंगा। और जो आज राहुल गांधी ने बोला वो आप सबने सुना, और उन्होंने बोला ये जो ट्रीटी है, ये जो मतलब ये कहीं भारत का हिस्सा।
मैं इस तरह नहीं देखता। मैं ये मानता हूं कि चाइना ने 1962 में जो उसको चाहिए था वो ले लिया। मेरा अपना मानना यह है, और मैं इन काफी ऑफिसर से अलग करता हूं, उसके बाद कोई परसेप्शन नहीं है। अगर चाइनीज सिर्फ जब बेस से एक कदम आगे बढ़ाता है तो भारत की टेरिटरी है, वो भारत की टेरिटरी है, उसके अंदर कदम रख रहा है। और अगर काश में वहां कभी होता, उस जगह पे होता, तो मैं गोली मार देता। मैं स्पष्ट बात बोल रहा हूं, एक कदम भी, क्योंकि 38,000 पहले है भैया, वो तो पीछे है। अगला कदम भी आप 38,000 एक कदम ले रहे हो, तो एक भी कदम लॉस करने का मकसद नहीं है। फिंगर 4, 5, 6 की बात नहीं है। और बात पेंगोंग से लेके साउथ नॉर्थ की नहीं है, बात काराकोरम से लेके और कैलाश रेंज तक की है। काराकोरम, डेप्सोंग एरिया हमारी सेंसिटिविटी है। कुलकर्णी बता देंगे क्यों, डीबीओ और ये सब हमारी सेंसिटिविटी है। गलवान हमारी, ये एरिया हमारी सेंसिटिविटी है। इसी तरह से कैलाश रेंज के ईस्ट में जो उनकी पोस्ट है, उनकी सेंसिटिविटी है, चाइना की सेंसिटिविटी है। अगर आप, और कैलाश रेंज जो भारत में, कैलाश रेंज हमारी है, हम बैठे हैं। एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक मूव इंडियन आर्मी ने, मैं कहता हूं हैट्स ऑफ टू सीडीएस, हैट्स ऑफ टू चीफ, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नॉर्दर्न कमांड, एंड हैट्स ऑफ टू विकास, दैट 9 अगस्त में हमने एक ऐसा काम किया जो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि वो हमारी टेरिटरी है भाई। वो तो 1962 के बाद भी आज तक हमारी है ना। उसमें हमने अपनी सेना तैनात कर दी। अब मैं आता हूं 2-3 और मुद्दों पर। जो लोग कहते हैं कि हमें क्या जल्दी है भाई, हम चाइना से बेटर आर्मी है, कुलकर्णी साहब मानेंगे, हम चाइना से बेटर प्रिपेयर्ड है, हमारी प्रोफेशनल आर्मी है। ये भाई कहते हैं हमें 40,000 का, अरे भाई हम पिछले 30 साल से बैठे हुए साइचन में, जहां कुलकर्णी साहब पहले लैंड किए थे। हमें तो तजुर्बा है, चाइनीज को तजुर्बा नहीं है। तो हमें तो एक होलसम ट्रीटी चाहिए। क्यों अगली पीढ़ी और भारत की जो नई सोच है, नई पीढ़ी है, उसको नई सोच दो कि चाइना हमारी 38,000 पे बैठा है, एक कदम लेता है तो भारत की टेरिटरी में लेता है। और पूरी की पूरी ईस्टर्न लद्दाख में आज तक उसने मैप एक्सचेंज नहीं किया, जो जन कुलकर्णी साहब ने बोला। क्यों नहीं किया? इस ट्रीटी में जब हमने स्ट्रेटेजिक पोजीशन ले ली है, मेरा सरकार कह रही है कि हम देना चाहते हैं, जो आप कह रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं भारत माता का टुकड़ा दिया। बिल्कुल कोई टुकड़ा नहीं गया, कहीं नहीं जाएगा। देखिए रोहित, मैं टुकड़े पर आता हूं। भारत की सेना बैठी है भाई, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर बैठा है। अगर वो एक टुकड़ा देगा तो अगले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर को बताएगा ना, मैंने एक टुकड़ा दे दिया। मुझे नहीं पता कौन कहां बैठा है इस टाइम पे। राहुल गांधी के सलाहकार कौन है? वो बैठा है, हम बैठे, मुझे नहीं बता रहे हैं। नहीं रोहित जी, अभी तो कोई डिफेंस एक्सपर्ट ही होंगे सर। नहीं रोहित जी, बिल्कुल। एक सेकंड अभय जी, कम से कम एक्सपर्ट को तो सुन लीजिए। अब आप एक्सपर्ट से भी बड़े एक्सपर्ट हैं, तो सर फिर मैं क्या कहूं उसके बाद? तो नहीं रोहित, मैं किसी से बड़ा एक्सपर्ट नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए सुबह की जैसी। बोलने दीजिए ना जनरल साहब को एक बार। बोले जनरल साहब, मेरी बात तो बोलिए, फिर मैं देखिए, मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। देखिए रोहित, मैं क्या कह रहा हूं, एक हमारे पास सुअवसर है 1993-96 के बाद, जहां हम चाइना से, हम जहां बेटर स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड हैं। जो हुआ अगस्त में, जो हुआ मई जून में, छोड़ दो ना उसको। अगस्त में जो क्या, हम इस पूरे इलाके में, ईस्टर्न लद्दाख में हम स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है, तो होलसम ट्रीटी कीजिए, कंप्लीट विड्रॉल एक साथ, डेप्सोंग वेप्सोंग, जहां बिल्कुल 1 अप्रैल 2002 की, 1 अप्रैल 2020 की लाइन बिल्कुल बरकरार कीजिए, एंड एक साथ, कोई दो पार्ट में नहीं। और दूसरी, मैप एक्सचेंज कीजिए साहब, अभी मैप एक्सचेंज कीजिए। नहीं तो भारतीय सेना बैठी है, बहुत मजबूत है, मौका लगेगा जब और जाके बैठेगी। ये पीछे हटने का मौका नहीं है। सिर्फ देखिए, देश कमजोर नहीं है आज, फाइनेंशियली कमजोर नहीं है हम चाइना से। आज हमारी मिलिट्री उससे बेटर प्रिपेयर्ड है। तो हमारे पास एक मौका है एक ऐसे दुश्मन से एक होलसम ट्रीटी करने का, जो कि हमें पिछले 70 साल से बांधे हुए हैं, हमारी प्रोग्रेस में रोड़े लीजिए। अभय जी, आप कह रहे हैं कि भारत ने जमीन दे दी, वो कह रहे हैं आपके 70 साल के पाप भी आज ही धोने का मौका है। अब बोलिए, जवाब दीजिए फटाफट, उसके बाद सैयद जफर इस्लाम बोलेंगे। विशंबर दयाल जी ने चाइना के साथ, आप जो चाइना बात के कही साथ है, बार नहीं हो सकते। आप चाइना ठीक दयाल साहब, एग्री 1993-96 में लोगों ने यही सोचा था। ठीक उसने जो किया पिछले 20 साल में, उसका हिसाब ले लो, 25 साल में जो उसने किया। चाइना ये करता है। आज हम स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग है, और हम जहां स्ट्रेटेजी स्ट्रांग है, वहां से हमें विड्रॉ करने की ओके सर, ओके दयाल साहब। अभय जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। अभय जी सवाल पूछेगा, केवल सीधा सवाल पूछेगा जो पूछना हो आपको, भूमिका नहीं प्लीज। नहीं, कोई भूमिका नहीं। 2 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। उन्होंने कहा, अरे जो वो कह रहे हैं वो मत रिपीट कीजिए ना, वो तो कह ही रहे हैं। आप सवाल पूछिए, आपके मन में उनसे क्या सवाल? अरे रोहित सरदाना जी, बात तो करने दीजिए प्लीज मुझे। वो मैं इनसे पूछना चाहता हूं
कि क्या जो विड्रॉ डिसएंगेजमेंट किया है कैलाश रेंज से वो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए क्या भारत की? कहा तो उन्होंने कि नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने कहा तो क्यों कर लिया? उन्होंने कहा तो कि नहीं करना चाहिए। अभय जी उन्होंने कहा तो कि नहीं करना चाहिए। सुनिए ना, तो ये वो तो 2 कदम आगे जा रहे हैं। अभय जी वो तो और 2 कदम आगे की बात कर रहे हैं। दूसरा आपने फिर सुना ही नहीं उनको ध्यान से, क्योंकि आप मन में अपनी धारणा बना के बैठे हैं कि मेरे नेता ने क्या कहा है मुझे उसी को स्टिक करना है। बनाकर बैठे उन्होंने कहा कि वो ठीक नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो आप कह रहे हैं वो भी ठीक नहीं कह रहे। उसको भी तो सुनिए कम से कम। केवल अपनी पसंद का उठाते हैं, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। उनसे पूछिए क्यों? आज उन्होंने कहा दौलत बेग गोल्डी वहां पर डेप्सोंग प्लेन में है कि नहीं है, पूछिए, वो भारत के हिस्से में है। 6 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर डाला 6 और अगस्त मोदी जी ने 2020 हटवा आपको दिया याद है। उसको। 1950 आप भूल जाते हैं, 1960 आप भूल जाते हैं, 1962 आप भूल जाते हैं। जहां आपकी जवाब चाहिए वहां आप जवाब नहीं देते, लेकिन बाकी से हर जगह जवाब चाहते हैं। मैं जवाब ले रहा हूं उधर भी। जफर इस्लाम, आप याद जफर इस्लाम, अरुणाचल प्रदेश में अब ठीक है सर, चीन सर 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 भूटान में पूरा का पूरा गांव आपके बैठे हुए सरकार में वो सड़कें बनाते रहे सर, मकान बनाते रहे, और आपके समय में रक्षा मंत्री ने कह दिया कि हमें जरूरत नहीं है वहां बनाने की, हमें जरूरत नहीं है वहां पे बनाने की। यही बात कही थी संसद के अंदर खड़े होकर, अगर आपको याद हो। लेकिन जफर इस्लाम कांग्रेस पार्टी के आप नहीं भी सुनना चाहते, नहीं मानना चाहते। एक्सपर्ट्स को तो सुनेंगे कम से कम। जफर साहब एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं जहां आपकी सेना मजबूत स्थिति में थी वो जगह आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी। क्यों छोड़ने को तैयार हुआ भारत? क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी चीन के दबाव में आए? देखिए वो तो एलएसी के भारत के हिस्से में कोई दबाव में नहीं, बिल्कुल इसमें सिर्फ इतना कह रहा हूं। देखिए पीस को बना के रखना चाहिए। दोनों अपने अपने कैंप में ही हैं। दोनों जो पुराना बेस था उसी बेस में, अपने बेस में जा रहे हैं। हमारी जो सेना है वो अपने बेस में आ रही है, उनकी सेना अपने बेस में जा रही है। पेट्रोलिंग टेम्पोररीली बंद हुआ है, ये टेम्पोररीली बंद हुआ है। जैसे पेट्रोलिंग होती थी वैसे बिल्कुल वैसे ही पेट्रोलिंग होती रहेगी जैसे होती थी। लेकिन अरे सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए अभय दुबे जी, पहले तो आप बताइए। अच्छा बताइए आपके समय अभय जी देखिए, आपके बीच में वो बोले, मैंने रोका था, अब वो बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिए। मंत्री जी ने सदन में क्या बोला था? आपके रक्षा मंत्री ने, जो आपके समय में रक्षा मंत्री ने, जैसा रोहित जी ने कहा, सदन में क्या बोला था उस वक्त की आर्मी, उससे जरा पूछिए कुछ डिसीजन वो। अरे सुन लीजिए, अभी आपको बता रहा, उस वक्त के एयरफोर्स के चीफ ने कई डिसीजन ऐसे लिए इसलिए कि उनको डर था, देश हित में डिसीजन लिया। आपको शर्म आएगा कि उस वक्त आपको शर्म आएगा कि आपके डिफेंस मिनिस्टर के पीछे डिसीजन लेना पड़ा उनको, इसलिए देश हित में था। उसको मालूम था कि डिफेंस मिनिस्टर आपके जो थे वो डिसीजन नहीं देंगे। देश हित में उन्होंने कई ऐसे अच्छे डिसीजन लिए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहता हूँ, क्या आपका एक मकसद है, उस मकसद में कामयाब नहीं होंगे जब सेना को धोखा नहीं करेंगे, जब आप मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे आपको देश की जनता माफ नहीं करेगी। आज जवानों की वजह से हमने क्यों सेना को विड्रॉ कर रहे हैं? कड़े शब्दों में हर बात किया, सख्ती से नेगोशिएट किया, बिना कुछ खोए सब कुछ पाया। ये सब कुछ हमारे जवानों की वजह से, हमारे जवानों की वजह से। अरे उसको भारत की सेना का मनोबल तोड़ दिया आपने। उसको वापस जाना पड़ा। कुलकर्णी साहब के पास हो गया आप लोगों का, क्योंकि आप लोग को यही करना ही है, आप लोग को यही करना ही है। कुलकर्णी साहब आवाज डाउन कर रहे हैं दोनों की। कुलकर्णी साहब, क्या कभी यह भी कहा गया भारत के इतिहास में कि बंजर और पहाड़ों के लिए, बंजर जमीन और पहाड़ों के लिए भारत और चीन अगर लड़ना चाहते हैं तो इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी? जिसको लेके आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि देखिए भारत माता का टुकड़ा जो है वो चीन के हवाले कर दिया नरेंद्र मोदी ने। रोहित जी, हमने कोई भी जमीन नहीं दी है। जहां तक कि पैनलिस्ट में कह रहे हैं देप्सांग के बारे में, 2002 में चीन ने देप्सांग के ऊपर आंख डाली और कुछ कहा। उसके बाद 2013 में तकरीबन 20 दिन के लिए इस तरह का स्टैंड ऑफ रहा और उसके बाद बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने चीन के साथ दस्तखत किए। उसके बाद चीन जो है बार बार पेट्रोल पॉइंट 10, 11, 11A, 12 और 13 में पेट्रोलिंग राइट्स को रोकता है। इसीलिए रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले पेंगांगसो को फेज 1 में देखेंगे। जब ये ठीक हो जाएगा उसके 48 घंटे के बाद जो बाकी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उनको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों ने आपस में कुछ कहना चाहिए। चीन पर भरोसा करना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। सर चीन पे भरोसा करना चाहिए।
चीन के ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसमें भी कोई शक नहीं है। वी मस्ट ऑलवेज बी अलर्ट एंड विजिलेंट। इसका जवाब मैं दे देता हूं, दीजिए रोहित जी। जैसा आपने पहले पूछा तो मैंने आपको बताया कि चीन से भरोसा और इसकी बात नहीं है। जब वहां की हमारी आर्मी हर पूरा डिटेल में डिसएंगेजमेंट का प्लान बना हुआ है, हर पॉइंट पे डिसीजन है कि जाके इंस्पेक्ट करेंगे कि डिसएंगेजमेंट हुआ कि नहीं, उसके बाद दोनों तरफ से। तो ये साथ साथ है, एक कंट्री प्रोसेस है जिसको कंप्लीट करना है मॉनिटरिंग के साथ। मॉनिटरिंग कर रही है हमारी आर्मी, जिसका मनोबल तोड़ने के लिए बेचैन है। भरोसा क्यों नहीं करना चाहिए? और पूरे आप कह रहे हैं मॉनिटरिंग करेंगे, कांग्रेस कह रही है कि मॉनिटरिंग क्या, आप तो हिस्सा दे ही आए हैं। हालांकि दोनों एक्सपर्ट इस बात से साफ साफ मना कर रहे हैं कि इसको ये कहना कि भारत ने अपनी जमीन दे दी है ये उचित नहीं है। अभय जी आप मानेंगे नहीं हालांकि इस बात को, देखिए 2015 में क्योंकि एक्सपर्ट से ज्यादा एक्सपर्ट आप हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं आपका एक्सपर्ट कौन है जिसके आधार पे आप ये दावा कर रहे हैं, और दो एक्सपर्ट यहां बैठ के कह रहे हैं कि नई जमीन नहीं दी भारत ने कोई। आखिरी 10 आपका एक्सपर्ट कौन है? 2015 में चीन ने 2020 की बात कीजिए ना, डिफेंस सुनिए ना, एक सेकंड सुन लीजिए। उन्होंने मिलिट्री स्ट्रेटेजी एक पेपर जारी किया है, उन्होंने कहा हम यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड पर काम कर रहे हैं। वो सिक्किम को, वो अरुणाचल प्रदेश को, वो तिब्बत को, वो भूटान को, वो नेपाल को अपनी साथ अपनी भूमि में मिलाना चाहता है। ये संकल्प उन्होंने लिया। ये जानने के बावजूद प्रधानमंत्री जी ने जो गलतियां की है, अगर आप उनका ये संकल्प पढ़ के बैठे हैं और इसी के आधार पे आपको लगता है कार्रवाई चल रही है, ये जफर इस्लाम फिर आपको अगर बताएंगे कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो गजवा हिंद लेके बैठता है और उसका प्रचार करता है, उसके हिसाब से बोलने लगेंगे तो फिर तो हो गई बहस, फिर तो हो गई बहस। आप शुरू हुए थे इस बात से कि भारत की जमीन कब्जा हुई कि नहीं हुई, उसी सवाल पर रहना चाहिए ना। एक्सपर्ट कह रहे नहीं हुई, आप कह रहे हुई। मैं पूछ रहा हूं आपका एक्सपर्ट कौन है, तो आप जवाब नहीं दे रहे इस बात का। और हमारा कहना यह है कि कम से कम देश की सीमाओं से जुड़े मसले पर, देश की सेनाओं के मसले पर, देश की विदेश नीति पर राजनीतिक पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। या इस तरीके से आपस में लड़ेंगे तो उस चीन से जिससे लड़ना चाहते हैं उसको क्या संदेश देंगे?